जी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सीटेट 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर 2 हुआ था उसके मैथ कंटेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो आइए चलते प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन ए मीटिंग 4/25 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो इस प्रकार का भी पेपर में आपसे सेकेंड पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4/25 दिया हुआ है। टोटल आपके पास सदस्य जो थे वो 25 थे और उसमें से 4 क्या थी, महिलाएं थी। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत निकल आता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16%। तो जो 16% होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 5 रुपये में बेची जाती थी, यानी कि 10% की कमी कर दी। कोई सामान 500 में बेचा जाता था तो अब कितने में बेचा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले 100% में बेची गई, भाई कोई मूल्य होगा तो क्या होगा, उसका 100% होगा, 100% में बेचेगा। तो 100% बेचा गया तो कितने की बेची गई, 500 की बेची गई। लेकिन हुआ क्या, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी उसने कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। 90 में बेचा होगा तो 10% की कमी हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 500। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 450, क्योंकि 100% 100 500 के बराबर, तो 1% 5 के बराबर होगा। 1% अगर 5 के बराबर होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। और 1% की वैल्यू अगर 5 के बराबर होगी तो 90% की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी कितने के बराबर, 90 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं। और कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं फ्रैक्शन के मान से भी कर सकते हैं इसको। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी पहले कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो अब क्या हो गया, 1 का माइनस हो गया, 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1 की कमी हो गई तो कितने में हो गई, 9 की हो गई। तो पहले 10 की चीज़ थी तो कितने की थी, जब 10 में थी, जब उसका विक्रय मूल्य आप कह सकते हैं कि खरीदने का जो मूल्य था वो 500 था, तो कितना था, 10 था। तो कितना गुना किया गया, तो 50 गुना किया गया तो 500 आया। तो इधर भी 50 गुना करना पड़ेगा। तो 50 गुना करेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसका विकल्प जो तीसरा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चाहे ऐसे कीजिए चाहे उस तरीके से कीजिए, दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गिवन बिलो इज ए डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस। नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। अब इसमें से बताना कि डेटा परिसर क्या होता है। तो रेंज पहले आप जान लीजिए, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब कि आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। फिर जो मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब सबसे फर्स्ट वैल्यू और अंतिम वैल्यू दोनों को घटा देते हैं तो हमें रेंज पता चल जाती है कितनी होती है। प्रारंभिक और अंतिम रेंज जो होती है उसको घटाने के बाद पता चल जाता है कि डेटा का परिसर रेंज क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको पहले ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, -8 आएगा, क्योंकि -8 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद -6 आएगा, फिर -2 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 5, उसके बाद कौन आ गया, ये आ गया 8। सारे आंकड़े हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए हैं। अब रेंज होती है, मैंने आपको बताया, लास्ट एंड फर्स्ट दोनों को क्या करना पड़ता है, ये लास्ट हो गई, माइनस फर्स्ट वाली इसमें से घटानी होगी,
लास्ट में से फर्स्ट घटाते हैं तो फर्स्ट वाली ऑलरेडी माइनस की थी तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो जो दूसरा विकल्प वो सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे आपको एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर एक सिक्का था, उसको उछाला गया 10 बार, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, कुल मान कितने हो गए। प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि सदैव क्या होती है, एक से कम होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब कुल कितने संभव मान हैं और कुल प्राप्त होने वाले मान, तो कुल मान कितने हो गए, 10 हो गए क्योंकि 10 बार उछाला गया। और हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है कि चित आने की क्या प्रायिकता है, तो देखिए चित कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। यानी कि हेड कितनी बार आया है, चित्त कितनी बार आया, 6 बार आया है। तो ये तो चित्त प्राप्त होने की 10 हो गई, कितने में से, 10 में से, तो 6/10 हो गई। ये सॉल्व कर लेंगे तो 3/5 आ जाएगा जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि पहले ही विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के सबसे आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न था जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस माइनस का 7/8 इक्वल टू माइनस का 25/56 दिखाता है कि, तो यहाँ पर नीचे ये ऊपर जो इक्वेशन दी गई है, एक पद दिया गया है और नीचे पूछा गया कि ये जो पद है वो नीचे की दिए गए किस कथन को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कथन आपको दिया गया है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। संवृत कहो या संवरक कहो या अंडर क्लोजर, क्लोज अंडर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप जानते क्या होती है, अगर आप एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं दूसरी से, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर को अगर दूसरी रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो उसमें भी आपका संवृत का नियम लग जाता है, और चाहे वो परिमेय संख्याएं हों उसमें भी संवृत का नियम लागू होता है। तो अगर दो परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर को या दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, योग पर संवृत नियम कहते हैं, संवर्ग नियम कहते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। और ऊपर क्या देखिए योग का ही दिया गया है, प्लस का निशान बीच में लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया योग का। तो योग करेंगे तो योग करने के बाद जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। दो संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जो होगा वो पहला वाला विकल्प ही जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। और व्यवकलन में दूसरा कंडीशन दिया गया कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर मैं ले लूँ 1/2, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कितना 1/3, व्यवकलन की बात कर रहा तो घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये ऊपर 3 और 2 1 कितना आया, 1/6 आ गया इसको सॉल्व करने पर। लेकिन क्रम बदलने पर ही तो पता चलता है, क्रम विनिमय नियम इसमें लागू होता तभी तो पता चलेगा। 1/3 करते हैं और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्या परिमेय संख्या व्यवकलन के अंदर गत जो होती है वो संवृत नहीं होती हैं, तो व्यवकलन में रूल जो हो लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो दिया गया था किसके बारे में कह रहा था, तो ऊपर आपको प्लस के बारे में दिया था, तो पहला वाला विकल्प ही सही आंसर हो जाएगा। आए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है। तो आप जानते हैं पिरामिड में शीर्ष होता है, प्रिज्म भी होता है, क्योंकि वो किसी भी आकृति में होते हैं लेकिन गोल नहीं होते। अगर कोई आकृति गोल है तो उसमें शीर्ष नहीं होगा। और जो गोला है जिसको क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो स्फीयर में क्या होता है, ये राउंड शेप में होता है, तो इसमें कोई भी शीर्ष नहीं होगा। तो जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला सही विकल्प हो जाएगा। गोला क्या है, एक 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है और इसमें किसी प्रकार का कोई शीर्ष नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करके आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पर 5/7 की पावर 4 दिया हुआ है, गुणे 5/7 की पावर -3 इक्वल टू 5/7 की पावर
5x-2। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बेस सब में बराबर है, आधार सब में बराबर है, जो कि 5/7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घातों को बराबर कर सकते हैं। तो 3 और यहाँ पर 4 यहाँ पर -3 यहाँ पर, 3 दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने की बजाय घट जाएंगी, 1 आ जाएगा। और इधर करेंगे तो इधर आधार तो बराबर ही है, आधार बराबर होती तो घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ घटाने पर कितना आ गया, 4 में से 3 चला गया, 1 आ गया। और इधर घात कितनी थी, 5x-2 थी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 उधर जाएगा जो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 1 में जुड़ के 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आंसर 5/3 आ रहा है। 1 मिनट, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, इस वजह से इसका आंसर नहीं आ रहा है। फिलहाल देख लीजिएगा, घातों में यहाँ पर मैंने सॉल्व करके लिखा था, लेकिन जैसे आंसर था वैसे ही आंसर आ गया, जैसे सवाल था उस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 3/5 होगा, ये गलती से हो गया है गलत, ये हो जाएगा 3/5। तो 3/5 किस में मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है, तो विकल्प तीसरा ही सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ A, B और C के मान दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ एक तो पहली बात, मान रखने की कोई ज़रूरत आपको है ही नहीं, क्योंकि पहला वाला देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि A को भाग B + C से किया गया है। तो उसको बराबर में क्या लिख सकते हैं भाई, A भागे B + C का मतलब क्या हुआ, भागे को भाग की उसको बटे में लिख सकते हैं, तो A/B + C हो जाएगा। बराबर देखेंगे B भागे A + C है, कितना है, A + C है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A + C हो जाएगा, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, देखने में ही लग रहे हैं। तो पहला वाला विकल्प तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखेंगे A + B + C, तो पहले A को छोड़ करके B + C को जोड़ा गया है और उसके बाद उसमें A जोड़ा गया है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या किया गया है, A और C को जोड़ा गया है, बाद में इसमें B जोड़ा गया है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं 2, 3 और यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो मैं पहले क्या करूँ, 2, 3 और ये 4, मैंने पहले देखा जाए तो 2, 3 को जोड़ लिया इस वाले में, और इस वाले में 3 और 2 को जोड़ लिया। अब सॉल्व करके देखेंगे, 2, 3 और 4 7 हो जाएगा, कितना आया, 9 आ गया। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4। कैलकुलेशन में यहाँ बीच में मान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर किसी को पहले जोड़ो या किसी को बाद में जोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा विकल्प ही जो क्या होगा वो सही कथन हो जाएगा। तो दूसरा वाला सत्य होगा। अब इसमें मान रख के आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मान रखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, मान रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका समय जाएगा। तो इसका आप ख्याल रखेंगे, इसमें मान बिना रखे ही आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। तो हिस्टोग्राम तो दिखाता नहीं है, जो कि ग्राफ होता है, दंडालेख भी नहीं दिखाता है, चित्रालेख भी नहीं दिखाता है, लेकिन पाई चार्ट दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना रखा है पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट मैंने बना रखा है, जिसके मैंने क्या किया, 4 टुकड़े किए। अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया, लेकिन अगर इस एरिया की बात करें तो पूरे का एक छोटे से अंश को प्रदर्शित कर रहा है। पूरे और एक छोटे के बीच में संबंध को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, भाई पूरा है, मान लिया 360 हो गया, और ये मान लिया कितना हो गया, 30 हो गया। पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 360, और ये हो गया थोड़ा सा जो बना ये 30 हो गया। तो दोनों के बीच में संबंध दिखा सकता है कि ये कितना पूरे भाग है, पूरे का कितना भाग है। तो 30 ऊपर हो गया, 360 नीचे हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/12, यानी 1/12 भाग, जो कि पूरे और उसके बीच के अंश को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, पाई चार्ट जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अंश के बीच में संबंध को नहीं दिखाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या है जो p का वर्ग है या p के वर्ग के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो क्यों है वो क्या करेंगे, जब p का वर्ग करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, क्यों के बराबर आएगा। तो आप कह रहा है कि p फिर क्या होगा, फिर पूछ रहा है कि p का मान क्या है, तो p है, तो p निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। तो p का मान निकल करके यहाँ से आया, कितना आया, ये निकल करके आया p बराबर √q,
यानी कि P बराबर क्या हो गया, Q का P बराबर निकल कर के आया P Q का वर्गमूल। क्या निकल कर के आया, Q का वर्गमूल। तो जो दूसरा विकल्प है वही वाला है इसमें, तो यही वाला जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो कुछ आसान होते बट कुछ आपका थोड़ा अच्छे लेवल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 91, 70 और 121, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि 91 तो हाई है, फिर कितना है, फिर देखेंगे आपके पास 70 है और उसके बाद क्या है 121 है। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि 91 तो हाई है, ये 70 हो गया और 121 क्या होता है 11 का होता है, तो ये तो 11 हो गया। फिर सॉल्व करेंगे तो 91 आ जाएगा। 70 ये कितना हो जाएगा, ये 11 जोड़ के 81 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 81 का कितना होता है 9 और 91 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा 100 आएगा और 100 का कितना आता है 10 आता है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका आप देखिए भाई 91 है, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में 91, यानी कि 91 के आसपास जो भी संख्या होगी वही इसका उत्तर हो जाएगी। अब आगे जितनी भी रूट में होंगी सब निकल करके आएंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटी संख्या बनेंगी, तो कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं डाल पाएंगे 91 में। तो आप देखेंगे कि 91 किसके आसपास कौन सा वर्ग है, इससे पहले 81 का है और इसके बाद कौन है 100 है। इसका इधर क्या है 81 है और इधर 100 है। तो अब 81 तो हो नहीं सकता क्योंकि 91 क्या है, पहले वाले में 91 है जो कि 81 से बड़ा है। तो जो होगा वो क्या होगा 9 के वर्ग से ज़्यादा ही होगा। तो 9 के वर्ग से ज़्यादा होगा तो अगली कौन सी हो सकती है 100 ही हो सकती है। तो विकल्प क्या हो जाएगा दूसरा जो 10 है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे आपका समय बच जाएगा और 80% 90% इस तरीके से हो भी जाता है, कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या की ही समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, यानी ये कह रहा है कि मैंने मान लिया जैसे क्या है 1 2 3, इस तरीके से हमने क्या करे एक पंक्ति में 3 पौधे लगा दिए। तो अब एक पंक्ति में 3 पौधे लगा दिए तो पंक्तियाँ भी हमें कितनी करनी पड़ेंगी, पंक्तियाँ भी हमें क्या करनी पड़ेंगी 3 ही करनी पड़ जाएंगी। तो मैंने माना कि एक लाइन में कितने x पौधे लगाए, तो अब लाइनें भी कितनी करनी पड़ेंगी, लाइनें भी x ही करनी पड़ जाएंगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में जितनी पंक्तियाँ हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि x पंक्तियाँ थी और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे थे, तो x गुणे x कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। और यहाँ इसको x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 784 और x बराबर हो जाएगा 784, यानी कुल मिला के वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 28 का वो वर्ग होता है ये 784। तो विकल्प जो दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इंग्लिश में, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। हम हिंदी वाले पोर्शन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दो राशियाँ x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान रहता है। एक समान कब होगा, जैसे मैंने माना कि एक x है तो दूसरा क्या है इसका क्या व्युत्क्रमानुपाती है 1/x है। तो यहाँ पर अगर ये क्या करें व्युत्क्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटेगा तो मैं मान लेता हूँ कि एक कांस्टेंट कौन आता है k आ जाता है यहाँ पर, तो y उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा x y की वैल्यू कितनी आ रही है k आ रही है। तो अब कह रहा है क्या कि एक समान अनुपात होंगे, तो एक समान बना रहता है। तो अनुपात एक समान कब बना रहेगा, जब एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी भी बढ़े। जैसे कि मैं एक अनुपात क्या y होता, अगर एक अनुपात y होता तो एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जाता, जैसे कि समय और दूरी, वो जो क्या होता है दूरी और स्पीड, दूरी जो होती है वो स्पीड की क्या होती है समानुपाती होती है। जैसे कि दूरी अगर बढ़ाई जाए स्पीड बढ़ाई जाए, दूरी बढ़ाई तो स्पीड बढ़ जाएगी, या स्पीड बढ़ाएं तो क्या होगी, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो दूरी भी जल्दी कवर हो जाएगी, दूरी भी बढ़ जाएगी, या ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों समानुपाती होते तब तो अनुपात समान रहता, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, प्रश्न में आपको व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है, x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ये समान नहीं रहेगा, ये अनुपात बदल
जाएगा। तो पहला से स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उनके संबंधित मानों का गुणनफल एक समान बना रहता है। तो आप देखेंगे क्या कि एक्स और वाई रखा कि नहीं रखा। एक्स और वाई बराबर कितना आया है, एक्स वाई बराबर आपका देखेंगे के आ गया है, के आ गया है। अगर मैं एक्स की वैल्यू कोई मान के रख कर देखता हूँ, ये तो मान लिया अमूर्त रूप में हो गया। अगर मूर्त रूप में मानना चाहें तो क्या माने, अगर एक्स की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं और वाई की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे, वाई की वैल्यू 6 रखेंगे, तो कितना मिला, 24 मिला कि नहीं मिला। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, एक दूसरे घटते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, घटते बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँ, अगर पहले वाले 4 था, 4 को क्या करूँ मैं, इसको क्या करूँ, इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरा क्या होगा, वाई जो होगा उसको 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर एक 2 गुना बढ़ेगा तो दूसरा 2 गुना भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अब एक्स वाई का मान रखेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा। तो अब भी देखेंगे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो जितना पहले था मान उतना ही बाद में भी आ रहा है। तो इस प्रकार जो उनके संबंधित मानों का गुणनफल होगा वो एक समान बना रहेगा। तो जो दूसरा विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उसको जब नेक्स्ट सेशन लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, तब उसमें आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 7y गुणे 6, और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि तीनों क्या हो, रिपीट हो जाएं, वाई 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 रिपीट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सोच करके रखिए, अगर मैं यहाँ पर आप इनमें से जो मान रखे गए हैं इन्हीं में से मान को चेक करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 रख के देखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, और गुणा तो किससे करना है, 6 से करना है। तो 6 चौको 24, कितना बचा, 2 बचा, 6 से 42 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो देखिए क्या हो गया, जब y का मान 4 रखा गया तो क्या हो गया, ये हो गया रिपीटिशन, इसकी वही चीज़ दोहराई गई। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प 4 होगा वही सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार टैंक है। तो मैं मान लेता हूँ क्या, ये हो गया आयताकार टैंक। अब इसमें आप देखेंगे क्या होता है भाई, आयताकार टैंक को भरने के लिए तो टैंक है तो क्या होगी, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों मिला करके क्या हो जाएगा, ये तो हो जाए टैंक का आयतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टैंक का आयतन हो जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है, क्या है, लंबाई और चौड़ाई आपको क्या है, ये दी हुई है। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आयताकार है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मिला करके क्षेत्रफल बना, और ये आपको दे दिया गया 700 मीटर स्क्वायर, दे दिया गया कि नहीं दे दिया गया। और आयतन कितना आपको दिया गया है, 140। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मिला करके कितना हो जाएगा, 140 क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जो कि उन्होंने दे रखा है 700, और ऊंचाई हमें पता है नहीं, तो ऊंचाई ही ज्ञात करना है, बराबर 140। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, और ये क्या हो जाएगा, 14 पंचे 70, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। 5 उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मीटर में आया है, किस में आया है, क्योंकि दूरियाँ में सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर में आया, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए मीटर को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई, जो कि दूसरे विकल्प में है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भैया, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके और आप उसका एक अहम हिस्सा बन सकें। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। इसी प्रकार की सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।